अस्सलाम वालेकुम। मैं अस्मा अंजुम। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे पेडागॉजी उर्दू तरीक़े तदरीस के 15 क्वेश्चन। जो ये पेपर है वो है 2023 का। अभी जो ऑफलाइन पेपर हुआ था 2023 का सेट बी है ये। अब आपका जो भी सेट था आप देख लीजिए, सिर्फ क्वेश्चन आगे पीछे है इसमें और बाकी वही है। 2023 का पेपर है। तो जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था वो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट है पढ़ने के तरीके। अब यहाँ पे आपको ना मैच करना था और क्वेश्चन बड़ा था। पढ़ने के तरीके, उस पर ये चीज़ें दी गई है और कारी क्या करता है उसके लिए एक अलग स्टेटमेंट और जुमले दिए गए थे। तो पहला है पेशन गोई। पेशन गोई का मतलब क्या होता है? प्रेडिक्ट करना। प्रिडिक्ट करना यानी कि क्या? अंदाजे लगाना, अनुमान लगाना। तो उसके लिए देख लीजिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, कारी क्या करेगा। तो लिखने के अंदाज की बुनियाद पे मुसन्निफ के एहसासात का तयन वो करेगा क्या? ये नहीं, ये इंटरफेरेंस वाली जो चीज़ है वो हम आगे देखेंगे क्या रहती। उसके बाद है मतन के बाज़ हिस्सों की मदद से गैर मानूस अल्फाज जिसके मीनिंग उसको पता ही नहीं है, अल्फाज को समझने की कोशिश करेगा, या फिर उन्वानात और तारुफी जुमलों की मदद से मालूमात की तरतीब व तंजीम के तरीक़ों को जानने की कोशिश करता है, या फिर किसी मतन में ज़बान के बरतना यानी इस्तेमाल करना, इस्तेमाल के तरीक़ों पर तवज्जो मरकूज़ करेंगे, या फिर मतन के मायनी व मफ़हूम को समझने के लिए उन्वानात और तस्वीर की मदद लेता है। तो देखिए इसका जो आंसर था हमारा वो था ऑप्शन नंबर 4। अब मैं आपको एक एक करके बता देती हूँ कि कैसे ऑप्शन नंबर 4 था। तो इसका है 5। अब इसका आंसर 5 क्यों है? तो देखिए मतन के मायने वो मफ़हूम को समझने के लिए उन्वानात और तस्वीर की मदद लेता है। देखिए अगर कोई चीज़ नहीं समझ रही है तो उसके लिए अगर हम तस्वीरों का इस्तेमाल कर रहे हैं या कुछ और चीज़ें देख रहे तो हम प्रेडिक्ट कर रहे ना, अंदाज़ा लगा रहे, पेशन गोई कर सकते। तो अगर मतन के मायने और मफ़हूम समझने के लिए किसी चीज़ की मदद ले रहे, तस्वीरों की या अदर चीज़ों की, तो प्रिडिक्शन की तरफ जा रहे है ना, पेशन गोई कर रहे। तो ये होगा हमारा राइट आंसर, ये राइट था। उसके बाद सेकेंड वाली जो चीज़ है वो इस्तनबाती अंदाज है। अब इसको इंग्लिश में कहा जाता है इन्फेरेंशियल, यानी कि जो आपको कोई चीज़ सजेस्ट करने में हेल्प करती है, या आपको किसी डिसीजन पे जाने में कोई चीज़ जो आपको हेल्प करती है। तो इस्तनबाती अंदाज यानी कि क्या? अब यहाँ देखिए, लिखने के अंदाज की बुनियाद पे मुसन्निफ के एहसासात का तयन करना। तो यही है ना कि हम क्या कर रहे कि मुसन्निफ के लिखने के अंदाज की बुनियाद पे उसकी जो फीलिंग्स है, उसके एहसासात जो है उसका आप तयन करें कि उसने ये जो उसका जो अंदाज है लिखने का, तो वो क्या बताना चाहता है, उसकी फीलिंग क्या है, क्या वो आपको समझाना चाहता है, क्या मैसेज देना चाहता है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप वो सजेशन पे जा रहे कि हाँ ये चीज़ ये चाहता, तो इसी का मतलब होता है इस्तनबात। तो फिर हमारा आंसर क्या होगा? जो इस्तनबात है वो था कि मुसन्निफ के अंदाज पर जो आप समझ रहे हैं कि वो क्या बताना चाहता है आपको। नेक्स्ट था सियाक से मायने अक्स करना। सियाक यानी कि कंटेक्स्ट, जो भी कंटेक्स्ट है उसके हिसाब से मायने अक्स करना। तो सियाक से मायने अक्स करना यानी कि क्या था? देखिए जीम का 2 है, क्योंकि अब पूरे स्टेटमेंट नहीं पढ़ती क्योंकि ये बड़ा है ना, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको समझा के आगे बढ़ा देती। तो सियाक से मायने अक्स करना यानी कि मतन के बाज़ हिस्सों की मदद से गैर मानूस। अब गैर मानूस यानी कि क्या? कि जिसका आपको इल्म ही ना हो, जिसके बारे में आप अभी नहीं जानते या जिसके बारे में आपको पता ना हो, वो गैर मानूस है आपके लिए अभी। तो मतन के बाज़ हिस्सों की मदद से गैर मानूस अल्फाज को समझने की कोशिश करना। देखिए अगर मैं आपको कोई अल्फाज बोल दूँ और आपको उसके मीनिंग नहीं पता है ना, तो फिर आप या तो कोई वे निकालेंगे उसको समझने का, या फिर
आप वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। लेकिन जो चीज़ दी हुई है, जो सियाक है, जो कंटेक्स्ट है, अगर आप उसको पढ़ के उसके हिसाब से अगर उसके मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे तो यही वो चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि जो गैर मानूस अल्फाज है ना, आप क्या करेंगे, मतन के कुछ हिस्सों की मदद से उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो फिर ये हमारा आंसर था किस चीज़ का, सियाक से मायने अक्स करना। तो वही चीज़ है ना कि जो भी आपका मतन है उसको आप पढ़ो, आपको मीनिंग नहीं पता है तो भी आप उसमें क्या दिया गया है उसके हिसाब से मीनिंग निकाल लो। तो फिर ये हो गया हमारा। अब है गैर मुताल्ला। गैर मुताल्ला क्या है, देखिए जब हम किसी मतन में ज़बान के बरतने के तरीक़ों पे जब हम तवज्जो मरकूज़ करते हैं तो ये होता है हमारा गैर मुताल्ला। ठीक है, अब ये हो गया। अब आखिरी जो हमारा बचा वो है मतन की तरतीब व तंजीम की निशानदही। तो ये ऑलरेडी ऑप्शन में था कि उन्वानात और तारुफी जुमलों की मदद से मालूमात की तरतीब व तंजीम के तरीक़ों को जानने की कोशिश करता है। तो ये तो आपके ऑलरेडी जो आपका जो पॉइंट था उसी में, जो आपका नेक्स्ट जो ये सब पॉइंट थे उसी में आपको दिया गया था। अब देखो इसमें से हिंट और मिलती क्या, क्योंकि आपको एक चीज़ क्लियर थी यहाँ पे कि यहाँ हिंट थी कहाँ, है जो है आपका था थर्ड में, है ना, है थर्ड था। तो ऐसा कुछ था क्या, अगर आप एक ही समझ लेते तो आपका हो जाता था। जो है उसका थर्ड, तो ये जो है था तो है का देखो ये एक थर्ड था और ये एक थर्ड था। तो आप यहाँ से ये दो आप यहाँ से हटा देते थे उसी टाइम पर और यहाँ से आप ले लेते थे। अगर आप कोई एक भी ले लेते, या तो फर्स्ट वाला या सेकंड वाला या कोई भी एक ले लेते, तो आपका आंसर आता था। पूरी चीज़ों को आपको समझने की वहाँ पे ज़रूरत थी नहीं। तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 है मिसाल से ममासिलत। ममासिलत यानी कि उसके मसावी या उसके जैसा रखने वाली हिकमत अमली का इंतखाब कीजिए। मैं उस ज़बान के इस्तेमाल पे तवज्जो मरकूज़ करता हूँ जिसके बारे में मुझे यकीन हो कि वो दुरुस्त है। यानी कि हम वो चीज़ को ले रहे जिसका आपको ऑलरेडी इल्म है, आपको पता है कि हाँ वो चीज़ सही है। तो ये क्या है, ये अज़ खुद निगरानी है, यानी कि सेल्फ असेसमेंट है। सेल्फ असेसमेंट है ये सेल्फ असेसमेंट है। दोहराना ये नहीं है, तकलीद इमिटेशन नहीं है, ज़बान याद कर लेना या जहन नशीन करना यानी कि रटना नहीं है। ये अज़ खुद निगरानी है, यानी कि आपको खुद पता है रिजल्ट क्या है और आपको खुद पता है उसका नतीजा क्या है, जो आप जानते हैं। तो ये अपना सेल्फ असेसमेंट है। नेक्स्ट है दूसरी जमात का तालिब इल्म एक गाना गाता है। सर, कंधे, टखने, अंगूठे गाना गाते हुए वो उन जिस्मानी आज़ा को भी छूता है। उस्ताद किस हिकमत अमली से पढ़ा रहा है। तो ये क्या होगा, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, कुल जिस्मानी रद्द अमल, यानी कि कुल जिस्मानी रद्द अमल यानी कि टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स है ये। तो आंसर आ गया हमारा, क्योंकि टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स में क्या होती है, दो चीज़ें करवाई जाती है। एक तो बच्चा सुनता भी है और दूसरा वो हरकतें भी करता है, एक्शन भी करता है। तरसील कम्युनिकेशन वाली चीज़ इस पे नहीं है, इस्तफनारियत भी नहीं है और समय लिसानियत भी यहाँ पे नहीं है। तो आंसर होगा हमारा कुल जिस्मानी रद्द अमल। नेक्स्ट है तलबा साबिका इकाई से यानी कि प्रीवियस लेसन से मुतालिक लफ्जियात के 5 सवालों के जवाब ग्रुप में तैयार कर रहे हैं। ग्रुप में तैयार कर रहे हैं वो, फिर वो दूसरे ग्रुप से सवालात का तबादला करते हैं और सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। ये किसकी मिसाल है, तो ग्रुप एक्टिविटी हो रही, यानी कि हम जोलियों के साथ जो भी चीज़ हो रही है, यानी कि ग्रुप एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है। पढ़ने का अंदाज़े कद्र नहीं है ये, है ना, ये इवेल्युएशन नहीं है, पढ़ने से मुतालिक फीडबैक यहाँ नहीं दिया जा रहा। हम जोलियों का अंदाज़े कद्र है ये, और अज़ खुद अंदाज़े कद्र भी नहीं है। तो आंसर क्या था उसका, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। जब उस्ताद मुझे लफ्ज या मुहावरे वाला कोई कार्ड देता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। पूरी क्लास के लिए मुझे उस पर अदाकारी करनी होती है ताकि तलबा कार्ड पर लिखे लफ्ज या मुहावरे के बारे में कयास यानी कि अंदाज़ा कर सके। आमोज़गारों के तबसरों की मदद से उनकी तरजीहात मालूम कीजिए। अब इससे मालूम कीजिए कि क्या आपको पता चल रहा है कि अगर कार्ड दे रहे तो बच्चों को मज़ा आ रहा और वहाँ पे टीचर क्या कर रहा, उनसे अदाकारी भी करवाने लगा रहा। जब मैं कार्ड पर लिखे मुहावरे को ज़हन नशीन करना, ये तो डायरेक्ट यहीं से निगेटिव हो गया, तो आप आगे बढ़ो ही मत, ये कैंसिल हो गया। जब मैं सुनता हूँ तो ज़बान को सही से याद रखता हूँ, फिर निगेटिव बात हो गई याद रखना, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। अगर आप क्लास हमारी अटेंड करेंगे तो पॉजिटिव निगेटिव से ही ये चीज़ें कैंसिल हो जाती है। जब मैं हर की, आज ये पॉजिटिव है, अब यहाँ से पढ़ लेते उसको। जब मैं हर की तौर पे शामिल रहता हूँ तो ज़बान को सही से याद करता हूँ। अब याद करो ना, क्यों, ऑलरेडी मेमोराइज हो जाएगा। जब बच्चा हेड ऑन एक्टिविटी करता या फिर मोटर स्किल की तरफ जाता, मोटर एक्टिविटी करता है, यानी कि हर की यानी कि क्या, जिस्मानी तौर पर जब कोई चीज़ करता है तो वो उसे याद हो जाती है, तो ये बिल्कुल राइट है। जब मैं देखता हूँ तो सही ज़बान याद करता हूँ, तो देखने से तो याद होने वाली नहीं है, तो आंसर था उसका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है। दावा दिया गया है कि स्कूल जाने वाले तमाम बच्चे अपनी उम्र के मुताबिक ज़बान के बरतने की बेहतर सलाहियत रखते हैं। सही बात है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा दिया गया है कि लिसानी व सकाफती तनु के बाज़ वो अपनी सलाहियतों को बेहतर तौर पर नहीं कर पाते हैं। ये बिल्कुल गलत है कि अगर ज़बान में तनु है या फिर कल्चर या सकाफत में अगर तनु भी है तो बच्चे अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये चीज़ गलत हो गई। तो अलीफ यहाँ पे राइट है और बे रॉन्ग है, तो अलीफ सही है लेकिन बे गलत है, ये राइट है। अलीफ और बे दोनों सही नहीं है, अलीफ गलत नहीं है, दोनों सही नहीं है, तो आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है 5वीं जमात का माजिद अपने उस्ताद, दोस्त, यहाँ तक के 2 साल के बच्चे से भी मुख्तलिफ अंदाज में बात करता है, यानी कि उसको कितनी ज़बान पे बोलने की महारत हो गई है। ज़बान की इस खुसूसियात को क्या कहते हैं? तो देखिए माजिद जो है तो वो अपने उस्ताद के साथ भी, दोस्त के साथ भी, यहाँ तक कि कोई छोटा बच्चा है तो उसके साथ भी अलग अंदाज में बात कर रहा है, यानी कि ये रोज़मर्रा या मर्रूज ज़बान है। मानियात यानी कि मीनिंग ये नहीं है, बोलने का अमल नहीं है, और फितरत पसंद यानी कि नेचुरलिस्टिक भी नहीं है। मतलब कि वो क्या कर रहा है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में उसको इस्तेमाल में ला रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक माँ देखती है कि उसका बच्चा बाज़ औक़ात ऐसी बात करता है जो कि उसने किसी बालिग़ को या उसके भाई बहनों को करते हुए कभी नहीं सुना था। वो तज़बज़त यानी कि कन्फ्यूजन में पड़ जाती है, क्योंकि उसका मानना था कि बच्चे अपने ख़ानदान और आसपास के लोगों की नकल करके ज़बान सीखते हैं, तो इसका ये मानना किससे मुताबिकत रखता है? तो ये क्या बोल रहे हैं कि बच्चे सिर्फ ज़बान सीखेंगे, ज़बान सुनेंगे घर में या आसपास के लोगों से तो ही वो बोल पाएंगे। किरदारियत पसंदी, कैरेक्टरिज्म पे है ये, तो ये किरदारियत पसंदी, इनका रुझान किस चीज़ की तरफ है? किरदारियत पसंदी पर है। तामीरियत पसंदी पर है क्या? नहीं। कंस्ट्रक्टिविज़म पर नहीं है। कसीर लिसानियत यानी कि मल्टीलिंगुअल पर भी नहीं है, और मुकामियत पसंदी यानी कि लोकलिज्म पर भी नहीं है। तो ये आंसर क्या था? किरदारियत पसंदी। अब देखिए इसके जो सेकंड पार्ट था, ये ज़बान अव्वल है, ज़बान दुवम, तो ऐसे ही क्वेश्चन को ना थोड़ा मॉडिफाई करके पूछे गए हैं।
बच्चे में आगे चलकर एकात्मिक महारतों को बुनियाद फराहम करने वाली रस्मी ख्वानदगी यानी कि क्या, जो स्कूल में होंगी फॉर्मल एजुकेशन की तालीम शुरू होने से पहले फ़रोग पाने वाली महारतों को क्या कहते हैं? तो देखिए, रस्मी तौर पर जो चीज़ अभी नहीं है स्टार्ट हुई हुई, उससे पहले की जो चीज़ें होंगी तो वो उसके लिए नई ख्वानदगी होंगी, क्योंकि अभी रस्मी तौर पे तो स्टार्ट नहीं हुई, तो जो पहले ही होंगी वो उसके लिए नई होंगी, तो नई ख्वानदगी होंगी। नए अनासे, नई दरसियात और नया हल है ही नहीं, ये नई ख्वानदगी है, यानी कि रस्मी तौर पे जो शुरू नहीं है और बच्चा वो कर रहा है तो वो नई ख्वानदगी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादी माँ घर पर बच्चों को कहानियाँ पढ़कर सुनाना पसंद करती है। इस तरह वो बच्चों को नई किताबों और ख्यालात से मुतारिफ कराती है। बच्चे भी इस पूरे अमल में मुस्तैदी से शामिल रहते हैं। इस टेक्निक को क्या कहेंगे? इस टेक्निक को मुकालमाती क़िरात कहते हैं। देखिए, अगर कोई ना उस्ताद हो या कोई और हो, वो अगर कहानी सुना रहा, कहानी सुनाने के बाद दूसरों को वो क्वेश्चन आंसर कर रहा या उनको वो रोल के बारे में करने के लिए बोल रहा या क्वेश्चन कर रहा, तो ये डायरेक्ट कन्वर्सेशन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? मुकालमाती क़िरात हो जाएंगी। तो डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा मुकालमाती क़िरात। मुश्तरक का ये है ही नहीं, ना बुलंद ख्वानी कर रहे वो और ना ही ये मिसाली क़िरात है, तो ये क्या हो गई? ये मुकालमाती। अब देखो, पेपर लैंग्वेज 2 में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था आपको, तो ये मुकालमाती है। और हिंट क्या याद रखेंगे आप? जहां कहानी का, स्टोरी का जिक्र हो रहा है। नेक्स्ट है क़िरात यानी कि रीडिंग की तदरीस का वो तरीका जो हुरूफ और सूतियों जैसे बुनियादी अनासिर से शुरू होता है, तो आगे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। जो हुरूफ से शुरू हो रहा, सूतियों जैसे सूत यानी कि साउंड, उससे शुरू हो रहा, तो ये नीचे से ऊपर की हिकमत अमली की बात हो रही। आगे पढ़ लेते हैं। अब अनासिर से शुरू होता है और बच्चों को बताता है कि मजमूई क़िरात शुरू करने से पहले सूतियों को जोड़कर अल्फाज बनाए जाते हैं। तो ये क्या है? मजमूई ज़बान बिल्कुल भी नहीं है, नीचे से ऊपर का तरीक़ा है, साख्तियाती तरीक़ा नहीं है और ऊपर से नीचे का तरीक़ा भी नहीं है। आप देखिए, तकरीबन पेपर में ना ये वाला क्वेश्चन पूछ रहे, या तो ऊपर से नीचे वाला पूछ लेते या नीचे से ऊपर वाला पूछ लेते। दावा है सूती हिज्जे दुरुस्त हिज्जे की आमोजिश की सलाहियत पे कतगुन लगाता है। कतगुन लगाना यानी कि मैं आपको उसका उसमें इंग्लिश में बोल देती हूँ, क्या मतलब है? रेस्ट्रिक्शन यानी कि पाबंदी या मज़ाहिमत ले सकते हैं, मज़ाहिमत लगाना, रेस्ट्रिक्शन लगाना। तो जो साउंड के जो हिज्जे करते हैं ना बच्चा, तो सूती हिज्जे दुरुस्त हिज्जे की आमोजिश की सलाहियत पे कतगुन लगाता है ना? तो ये सही है कि वो, तो ये गलत है कि आप पहले बच्चों को वो आवाज़ें निकालना ही बताएंगे ना, तो ये चीज़ क्या हो गई? ये गलत हो गई। ये खतगुन नहीं लगाएंगे उस पर। जब छोटे बच्चे रिवायती हिज्जे यानी कि फॉर्मल वे में जब हिज्जे करना सीखते हैं, हिज्जे के बजाय अपने इजाद करदा हिज्जे को बरतते हैं, तो ये दुरुस्त हिज्जे की आमोजिश की सलाहियत पे खतगुन नहीं लगाता। बिल्कुल सही है कि बच्चे क्या करते हैं, अपने तौर पे जब कोशिश करते हैं, अपने तौर पे, अब उन्हें जैसे भी आ रहा है वो, लेकिन अपने तौर पे तो कर रहे ना, हिज्जे करने की कोशिश कर रहे, तो ये सही है। वहाँ वो उस पर रुकावट डालेंगे क्या? नहीं। तो यहाँ पे क्या है, ए जो था, अलिफ जो था वो रॉन्ग था और बी राइट था। तो आंसर होगा इसका अलिफ सही नहीं है। दोनों अलिफ गलत था, लेकिन यहाँ पे बे जो था वो सही था। नेक्स्ट है, नई ज़बान की आमोजिश के वक्त तलफ़्फ़ुज़ के मुनफरिद उसूलों के बाज़ बहुत से तलबा में अक्सर एतमाद की कमी होती है। सही बात है, बोलना बच्चों के लिए हार्ड जाएगा या लिखना हार्ड जाएगा। इस कमी को काबू पाने का एक तरीक़ा यह है कि क्या करना चाहिए, फिर कैसे उनके एतमाद को बढ़ाना चाहिए। काउंसलर की मदद से बोलने का खुसूसी तिब्बी इलाज की यहाँ ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एतमाद की कमी है ना, तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाओ,
तो ये यहीं से कैंसिल हो गया। क्लास में ऐसी खेल की शक्ल में सरगर्मियां, बहुत पॉजिटिव बात है ये, खेल की शक्ल में सरगर्मियां अंजाम दे जिसमें ज़बानी तामुल शामिल हो, तो ये बिल्कुल राइट हो गया। जहां गलतियां सरजद हो उसकी इस्लाह वहीं पे हमें नहीं करना है। तलबा क्लास में बुलंद ख्वानी करे, ये भी बिल्कुल नहीं करना है, इससे थोड़ी एतमाद बढ़ने वाला है बच्चे का। तो खेल के ज़रिए सरगर्मियां लो। अब खेल का जो तरीक़ा होता है ना, अलग अलग तरीक़े तदरीस है, तो उसमें ये बताया गया है कि खेल का जो तरीक़ा रहता, तो वहाँ खेल ही खेल में बच्चे सीख लेते हैं। तीसरी जमात का उस्ताद आमोज़गारों को नए अल्फाज देता है। दर्ज झैल में से कौन सा तरीक़ा नए अल्फाज दर्ज कराने के लिए सबसे मौजू और मौसर है? अब देखिए, जो तीसरी है और उस्ताद क्या कर रहा है, यहाँ पे नए अल्फाज दे रहा, तो सबसे मौसर तरीक़ा क्या होगा यहाँ पे कि उस्ताद को अल्फाज के मायने की वजाहत उन सियाक में करना चाहिए जिनमें वो इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल सही, कि अगर आप कोई नया लफ्ज़ अगर बच्चे को बता रहे, तो वो जो लफ्ज़ है उसके मीनिंग जो आप बच्चे को बताएंगे, तो उस हिसाब से बताओ जिस हिसाब से आप, जो सियाक के हिसाब से आप कंटेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं। उस्ताद को अल्फाज का मुख्तसर तारुफ करवाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। उस्ताद अल्फाज के मायने तख्ते सियाह पे अगर लिख रहा है, तो ये भी आगे बढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, रॉन्ग हो गया निगेटिव से। उस्ताद को अल्फाज के साथ उनके मुतजाद भी लिखना है, ये यहीं कैंसिल हो गया। कि अगर कोई लफ्ज़ आप दे रहे, अगर किसी नए लफ्ज़ की आप बात करें, तो उसको उसी हिसाब से बरतो जिस कंटेक्स्ट में आप उससे बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट है आमोजिश, ज़बान की आमोजिश डैश होती है। तो आमोजिश यानी कि क्या, लर्निंग। तो लैंग्वेज लर्निंग क्या है, ये स्किल है। माहसिल है क्या, प्रोडक्ट नहीं है, ये प्रोडक्ट नहीं है। अमल, प्रोसेस भी नहीं है। महारत है, ये स्किल है कि आप किसी भी लैंग्वेज की लर्निंग करते हैं, लैंग्वेज लर्न करते हैं अगर आप, तो वो एक स्किल है, महारत है। और इक्तिसाब यानी कि एक्विजिशन भी नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो ज़बान की आमोजिश या ज़बान का सीखना वो होता है महारत या स्किल। तो हमने अभी के पेपर में 15 क्वेश्चन देखे, 2023 का जो पेपर था। अब एक और चीज़ कि उर्दू तरीक़े तदरीस जो आपको 15 मार्क्स का होता है, उसके लिए असर इंस्टीट्यूट से ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच उर्दू तरीक़े तदरीस की स्टार्ट हो जाएंगी 10 दिसंबर से। पेड बैच रहेंगी ये। थंबनेल पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप कॉल कर सकते हैं ग्रुप में ऐड होने के लिए। तो इसमें नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे और रिकॉर्डेड वीडियो के साथ लाइव लेक्चर डेली आप कर सकते हैं। 10 दिसंबर से ये स्टार्ट हो जाएंगी उर्दू के लिए बैच। वीडियो को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।